हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज का टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन, जिसे हम मेगा स्पोरोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। इट इज ए वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। बायोलॉजी का सबसे कॉन्सेप्ट, वैसे तो कॉन्सेप्चुअल है ये, मतलब कि यह इतना कॉन्सेप्चुअल है कि आप पता नहीं कर सकते। ये इतना जब बच्चे इसे पढ़ते हैं या जब इसकी स्टडी करते हैं इस मेगा स्पोरोजेनेसिस की, तो बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो बच्चों, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो अंत तक देखें और हर एक चीज को बड़े अच्छे से देखें और फील करके पढ़ें। जैसे कि मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ, किसी भी काम को फील करके करें ताकि आप उसमें अपना पूरा इंटरेस्ट डाल दें और आपको जीवन भर चीजें वो याद रहे। ठीक है, तो बच्चों आइए शुरू करते हैं आज का है। बात करते हैं सर, मेगा स्पोरोजेनेसिस क्या है, गुरु बीजाणु जनन। देखो, गुरु बीजाणु जनन का मतलब है गुरु बीजाणु का निर्माण। मतलब कि हमें इस प्रोसेस से एक गुरु बीजाणु बनाना है। क्या बनाना है? एक गुरु बीजाणु, या जिसे हम इंग्लिश में मेगा स्पोर कहते हैं। ठीक है, तो हमें एक मेगा स्पोर को प्रोड्यूस करना है। ओके, ठीक है। तो बच्चों, गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। आई थिंक आपको चीजें समझ में आई। कल आपने ओव्यूल की स्ट्रक्चर की मैंने एक वीडियो अपलोड की थी शॉर्ट, तो उसमें मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बताई थी जिसका नाम था न्यूसेलस, जो आगे चलकर एम्ब्रियो सेक को प्रोड्यूस करती है ना। क्या बताई थी? न्यूसेलस मैंने आपको बताई थी। और जो वह न्यूसेलस कोशिका थी वह 2n थी, मतलब कि बहुत सारी कोशिका थी। तो मैं बात करता हूं यहाँ पर इस प्रक्रिया की बात कर देता हूं मैं, है ना। प्रक्रिया कैसी होती, तो सबसे पहले हमारे पास है बीजाणुकय। क्या पास हमारे पास बीजाणुकय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूसेलस। और न्यूसेलस जो था ये 2n था। 2n का मतलब है द्विगुणित, और द्विगुणित का मतलब होता है इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, क्योंकि यह एक ऊतक है और ऊतक बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि आप सबको पता है या आप 11th क्लास में पढ़कर आ चुके हैं। ठीक है, तो ये 2n होती है। अब इसकी जो प्रत्येक कोशिका होती है, ध्यान रखना, इसकी प्रत्येक कोशिका, ये समझ के चलो कि इसमें ये इतनी सारी कोशिकाएं हैं। ये क्या है? ये इतनी सारी कोशिकाएं हैं और ये कुल मिला के एक ऊतक है, 2n स्ट्रक्चर है। तो ये क्या है? ये सेल है। तो इसकी जो प्रत्येक कोशिका होगी वह मियोसिस में काम करेगी, वह एमएमसी। आपको पता है एमएमसी क्या है कि सर, मेगा स्पोर, इस तरीके से, या पीएमसी। इसमें एमएमसी या मियोसाइट, मियोसाइट में कार्य करती है। कि किसमें करती है? मियोसाइट में कार्य करती है। ठीक है, मियोसाइट में कार्य करती है। फिर यहाँ पर जो प्रत्येक कोशिका होगी इसमें मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद 4 आगुणिक कोशिकाओं का निर्माण। और ध्यान रखना, 4 आगुणिक कोशिकाओं का निर्माण हो चुका है। इसमें से 3 नष्ट हो जाती हैं, 3 नष्ट हो जाती, क्योंकि उसमें कोशिका द्रव्य नहीं होता है, जैसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसमें सॉरी, उसमें साइटोप्लाज्म मतलब कि ऐसे एंजाइम होते हैं जो उसको बनाए रखें, कि हाँ इस चीज को बनाए रखने में जो भी वहां पर एंजाइम प्रोटीन्स काम आते हैं वो नहीं होते हैं। इसलिए 4 कोशिकाओं में से 3 कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य बिल्कुल नहीं होता है, इसलिए वह नष्ट हो जाती है और एक समय पर आके एक कोशिका ही बचती है। तो 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और
ये तीन नष्ट हो जाती है, एक बचती है। अब हमेशा ध्यान रखना, गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस की ये स्ट्रक्चर या इस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। लेकिन अब बच्चों के मन में एक सवाल होगा कि सर आप एक बात बताएं। मैंने कहा हाँ, ये तो नीट के लेवल का है, मतलब नीट में आए तो चलो ठीक है, अच्छा है, लेकिन आप मुझे ये बताएं अगर मैं बोर्ड में लिखी हुई थी तो मुझे किस तरीके से लिखना होगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है, देखो अगर कोई भी टॉपिक आपको पूरा समझ में आ चुका है 100/10%, तो इसका मतलब है कि आप उसकी थ्योरी आराम से लिख सकते हो, वो भी बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी को समझना है, उसकी डेफिनेशन पे वो नहीं करना। मेरी डेफिनेशन कुछ और है और आपकी डेफिनेशन कुछ और होनी चाहिए। आपके समझ में कुछ अलग तरीके से आया होगा और मेरी समझ में कुछ इस तरीके से आया था, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि गुरु बीजाणु जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। इसमें बीजाण की एक कोशिका होती है जिसे हम बीजाणुकाय कहते हैं, जो कि एक 2n होती है और इसकी प्रत्येक कोशिका एमएमसीएम मियोसाइट में कार्य करती है और इनकी ये कोशिकाएं मियोसिस के द्वारा 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है और 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण करती है। और किन्हीं, हम ये नहीं कह सकते कि तीन, किन्हीं तीन, कोई सी भी तीन हो सकती है, किन्हीं तीन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का अभाव होता है। अभाव का मतलब वो कोशिका द्रव्य नहीं होता है और एक गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। अतः इस पूर्ण या संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम गुरु बीजाणु जनन के नाम से जानते हैं। आई थिंक आपको ये डेफिनेशन समझ में आई होगी। मेरे भी याद नहीं, मेरी जो नोटबुक थी उसमें कुछ और लिखी हुई होगी। मैं तो आपको यहाँ पर प्रेजेंट डेफिनेशन बता रहा हूँ कि एक मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रेजेंट डेफिनेशन क्या हो सकती है। और ध्यान रखना बच्चों, ये गुरु बीजाणु जनन के आप पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख सकते हैं, आप एक इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको सबसे ज्यादा जो लिखना चाहिए वह एक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है सर, मतलब कि आप पॉइंट में लिखे हैं, जैसे कि 1 2 3 इस तरीके से। क्या होता है, जब कोई टीचर बोर्ड की कॉपी चेक करता है तो सिर्फ वो लाइन लिखता है, इतनी बड़ी लाइन आपने लिखी, सही नहीं है। लेकिन आप इस तरीके से लिखेंगे तो वो अच्छे से पढ़ पाएगा, और जितना अच्छे से पढ़ पाएगा या आप जितना अच्छे से समझा सकते हैं वो उतने अच्छे मार्क्स देगा। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको चीजें समझ में आई है। तो 3 नष्ट हो जाती है, बची एक। सर उसका विकास कैसे होता है, मैंने कहा देख, तो गुरु बीजाणु का विकास, गुरु बीजाणु का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर। इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है भाई, पता है आप, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर, आपने देखा है कि सर यहाँ पर एक एन कोशिका की एक गुरु बीजाणु बन चुकी है, ठीक है। अब इसमें बच्चों देखो क्या होगा, इसमें केंद्रक विभाजन होगा, केंद्रक विभाजन, और केंद्रक विभाजन को हम जानते हैं न्यूक्लियर डिवीजन। अब इस कोशिका में न्यूक्लियर डिवीजन होगा और कितनी बार होगा, 3 बार, 3 बार केंद्रक विभाजन होगा। और आपको पता है यहाँ पर केंद्रक विभाजन हुआ, ठीक है सर, फिर केंद्रक विभाजन हुआ, ये 1 बार है, ये 2 बार है, और तीसरा तो 2 4 और 2 6 और 4 8, तो कितने केंद्रक बन चुके हैं कि सर 8 केंद्रक बन चुके। कितने केंद्रक बन चुके, 8 केंद्रक बन चुके हैं। तो एक 8 केंद्र की स्ट्रक्चर बन जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 केंद्र किस कोशिकाओं में हो चुके हैं। अब इस कोशिका का होगा कोशिका द्रव्य विभाजन, और कोशिका द्रव्य विभाजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं, केंद्रक विभाजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। ये आपको पढ़ने को मिलेगा 11वीं क्लास में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो क्या होगा, कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, और कोशिका द्रव्य विभाजन को हम कह सकते हैं साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म डिवीजन। बच्चों इंग्लिश में पढ़ना तो अच्छे ही, मैं तो इंग्लिश ले पा रहा हूँ ताकि यूपी बोर्ड वाले आराम से कनेक्ट कर सके चीजों को। तो अब क्या होगा, जब कोशिका द्रव्य विभाजन हो जाता है तो कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है इसके चारों ओर, और फिर एक स्ट्रक्चर बनती है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनती है, एक
आर्ट, और यह बनती है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सात कोशिकी और आठ केंद्रक। मतलब कि इसमें सात तो कोशिका होती है और आठ केंद्रक होते हैं। किस तरीके से बनते हैं ये स्ट्रक्चर मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ूंगा, लेकिन अभी आपको एक गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होता है और एक गुरु बीजाणु का विकास कैसे होता है, तो द प्रोड्यूस ऑफ मेगास्पोर, ये प्रोसेस आपको जाननी है। और द प्रोड्यूस ऑफ सॉरी द डेवलपमेंट ऑफ मेगास्पोर कैसे होता है, ये चीजें आपको बड़ी सिंपली तरीके से मैंने आपको समझाई है। और हर एक टॉपिक को ऐसे ही क्लियर करके चलेंगे और बायोलॉजी हब के साथ जुड़े और अपने बायोलॉजी टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद।